हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आगाज इंस्टीट्यूट में। आज मध्य प्रदेश के इतिहास की हमारी दूसरी क्लास है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तो यूनिट 2 है। उस यूनिट 2 के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश का इतिहास दिया गया है, उस मध्य प्रदेश के इतिहास का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में मध्य प्रदेश में पाषाण काल पढ़ा था। में भीमबेटका, आदमगढ़ तथा हथनोरा जो प्रमुख स्थल हैं उन्हें हमने देखा था। जिन स्टूडेंट्स ने उस क्लास को नहीं देखा है वो उस क्लास को भी देख ले, है ना, ताकि पाषाण काल से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स और जितना भी महत्वपूर्ण डेटा है वो सब आप जान लें। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के इतिहास को आगे बढ़ाएंगे, पाषाण काल से आगे क्या हुआ उसे समझेंगे। चलिए तो करते हैं हम शुरुआत। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो स्टूडेंट, पाषाण काल के कंप्लीट हो जाने के बाद, मतलब पाषाण काल जब चल रहा था तो पाषाण काल में मानव का बौद्धिक विकास हो चुका था। मानव आग जलाना सीख गया था। आग का मतलब उसने आविष्कार कर लिया था। उसने खेती करना सीख लिया था, है ना, फसलों को उगाने लगा था, खाना पकाकर खाने लग गया था, कपड़े पहनने लगा था। कुछ पेड़ों के पत्तों से, पेड़ों की जो टहनियाँ वगैरह होती हैं तथा पत्थर प्लस पेड़ की टहनियाँ वगैरह इन सबको मिलाकर वो घर बनाने लगा था। साथ ही साथ वो चित्र बनाना सीख गया था, है ना। वो परिवार में रहने लगा था, वो समूहों में रहने लगा था। मतलब मानव के जीवन में बहुत सारे चेंजेस, पाषाण काल जैसे जैसे आगे बढ़ा मानव के जीवन में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस जो है वो आने लगे। अब मानव के जीवन में एक सबसे बड़ा बदलाव, मैं यूं कहूंगा कि मानव को जो बदलाव आधुनिकता की ओर लेकर आया वो बदलाव था धातु की खोज। मानव ने, है ना, मानव का जो बौद्धिक विकास हो रहा था, मानव जो जिज्ञासु मानव बन चुका था, उस मानव ने अपनी इसी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एक धातु को खोज लिया जिस धातु का नाम था तांबा। है ना, मानव ने तांबे को खोजा। धीरे धीरे उसने तांबे को कैसे उपकरणों में या तांबे को कैसे औजारों में कन्वर्ट करें उसने ये सीखा। मतलब वो तांबे के औजार बनाने लगा। वो उस तांबे से अ, हथियार बनाने लगा, है ना। तो मानव ने क्या कर लिया, तांबा खोजा। मानव की पहली खोज थी। अ, धातुओं के संदर्भ में यदि हम बात करें तो मानव ने जो सर्वप्रथम जिस धातु को खोजा तो वो धातु थी तांबा, है ना। मानव ने सबसे पहले तांबे को खोजा। अब जो मानव पत्थरों से अपने जीवन में हथियार बना रहा है, औजार बना रहा है, अब वो मानव पत्थरों के साथ साथ किसका प्रयोग करने लगा, तांबे का। जैसा कि एक समय हम सिर्फ कीपैड मोबाइल यूज करते थे, है ना, फिर उसके बाद टच मोबाइल आए और हम जो है स्क्रीन टच मोबाइल यूज करने लगे। लेकिन क्या हमने पूरी तरह से स्क्रीन टच मोबाइल यूज किए? नहीं। जब स्क्रीन टच मोबाइल मार्केट में आए तब मानव टच मोबाइल भी यूज करता था और स्क्रीन टच मोबाइल भी यूज करता था। मतलब बहुत सारे लोगों के पास जो थे वो कीपैड मोबाइल थे, है ना, सॉरी मैंने स्क्रीन टच टच बोला। बहुत सारे लोगों के पास कीपैड मोबाइल भी थे और बहुत सारे लोगों के पास जो है वो टच मोबाइल भी थे, स्क्रीन टच मोबाइल भी थे। मतलब मानव दोनों प्रकार की जो खोज है या दोनों प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज कर रहा है, कीपैड का भी और स्क्रीन टच का भी। या फिर हम यूं बात करें कि हमारा जो घर है, हमारे घरों में जो बर्तन है ना, पहले बर्तन मिट्टी के होते थे, अब धीरे धीरे बर्तन सोने चांदी, और आज वर्तमान में घरों में अधिकतम बर्तन जो मिलते हैं वो स्टील के मिलते हैं, या चीनी के मिलते हैं, या प्लास्टिक के मिलते हैं, है ना। तो हमारे घरों में भी आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी तकनीकों के बर्तन आपको देखने को मिलेंगे, मिट्टी के भी मिलेंगे प्लस स्टील के भी मिलेंगे, है ना। तो सेम उसी प्रकार से आदि मानव ने जब धातु को खोजा, आदि मानव ने जब तांबे को खोजा, तो ऐसा नहीं हुआ कि तांबा जब मार्केट में आया तो जो पत्थर वाली जो टेक्नोलॉजी थी वो पूरी तरह से मार्केट से चली गई, है ना। जैसे कि टच मोबाइल मार्केट में आए तो ऐसा नहीं हुआ कि पहले कीपैड मोबाइल सबसे छीन लिए गए कि भाई सब अपने अपने कीपैड मोबाइल दे दो क्योंकि हम मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, है ना, अब कीपैड कोई नहीं चलाएगा। ऐसा नहीं हुआ। कीपैड भी मोबाइल लोग चला रहे थे,
और लोग जो है स्क्रीन टच मोबाइल भी चला रहे थे। मतलब दोनों ही टेक्नोलॉजियाँ क्या हो गई, आपस में एक दूसरे से संयुक्त होकर आगे बढ़ी। तो सेम वही चीज आप समझो कि जब मानव पत्थरों का यूज कर रहा था, अब मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, तांबे के हथियार और औजारों वाली। तो ऐसा नहीं हुआ कि पत्थर के औजार और हथियार पूरे विलुप्त ही हो गए और उसके बाद तांबा आया। तांबा भी यूज होने लगा और पत्थर भी यूज होने लगा। पत्थर तो यूज हो ही रहा था, पत्थर के साथ अब कौन यूज होने लगा, तांबा। तो तांबा और पत्थर जिस युग में साथ साथ यूज होते थे, मतलब वह काल जिस काल में मानव पत्थर को और तांबे को दोनों को साथ साथ यूज करता था, मतलब वो तांबे की भी औजार बनाता था, वो पत्थर के तो ऑलरेडी बना ही रहा था, है ना। तो तांबा और पत्थर जिस युग में साथ साथ प्रयोग होते थे, उस युग को हमने कहा, या उस युग को कहा जाता है ताम्र पाषाण काल, है ना। उस युग को कहा जाता है ताम्र पाषाण काल। अब जरूरी नहीं है कि जैसे ही तांबे की खोज हुई तो वो पूरे विश्व के मानवों के पास, पूरे विश्व के जो मानव थे उस खोज से परिचित हो गए, है ना। जैसे समझना कि अमेरिका वालों ने मोबाइल की खोज की, है ना। अब अमेरिका वाले हो सकते हैं कि हमसे 40 साल पहले उनके पास मोबाइल था, और हमारे पास मोबाइल की टेक्नोलॉजी अमेरिका से 40 साल बाद आई। तो मतलब मोबाइल युग अमेरिका में कब शुरू हो गया था, हमसे 40 साल पहले। और भारत में मोबाइल युग कब शुरू हुआ, अमेरिका से 40 साल बाद। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। 40-30 हमें इन वर्ष में नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सेम उसी तरह से ये जो ताम्रपाषाण काल था, इस ताम्रपाषाण काल की हमें अलग अलग एज देखने को मिलती है। कहीं पर ऐसा पता चलता है कि यहाँ ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां थी जो 2500 साल पुरानी थी। यहाँ पर ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां थी जो 4000 साल या 3000 साल पुरानी थी। तो ये अलग अलग सन इसीलिए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज का जब कहीं आविष्कार होता है, कहीं पर खोजी जाती है, जब किसी तकनीक को इजाद किया जाता है, तो धीरे धीरे ही वो तकनीक क्या करती है, अपना विस्तार करती है। तो जहां पर वो तकनीक सबसे पहले पहुंची, वो लोग सबसे पहले ताम्रपाषाण काल में पहुंच गए थे। और जहां पर वो तकनीक थोड़ा धीरे पहुंची या बाद में पहुंची, तो उन लोगों को पत्थर वाले युग से तांबे वाले युग में आने में क्या लगा, उस शुरुआती स्थल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय लगा। तो हमें इन संस्कृतियों के भी अलग अलग सन मिलते हैं। आप जब भारत का इतिहास पढ़ोगे तो वहां पर आप सब समझोगे। चलिए, तो ताम्रपाषाण काल की हम बात कर रहे हैं, है ना, जो विश्व में अलग अलग हिस्सों में यह रहा, और इसका जो कालक्रम रहा वो अलग अलग जगह अलग अलग रहा, है ना। क्यों अलग अलग रहा वो मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी जहां पर जब पहुंचेगी वहीं से वहां वो काल शुरू होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल की। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल और वैदिक काल, ये दोनों टॉपिक आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में। चलिए, ठीक है स्टूडेंट, तो देखो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है। सबसे पहले आप जब भी मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ो, भूगोल पढ़ो, या कुछ भी पढ़ो XYZ, है ना, आपको मध्य प्रदेश का मैप बनाना जरूर आना चाहिए, है ना। जिन लोगों को मध्य प्रदेश का मैप बनाना नहीं आता वो सीख ले, क्योंकि अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है मध्य प्रदेश, है ना, जो अच्छे खासे नंबर आपको देगा, है ना, मेंस में भी देगा और प्रीलिम्स में भी देगा, है ना। तो आप जब इसका मैप बनाकर चीजों को समझोगे, मैप बनाना जब आपको आता होगा, तो आपके लिए जो है मध्य प्रदेश को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो मैप बनाना आपको आना ही चाहिए, है ना। तो मैप आप बना ले, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम मैप बनाए, है ना। आप कोई पेंटर की परीक्षा नहीं दे रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि PSC में पास होकर आपको कोई पेंटर या चित्रकार बनना हो। आप अगर ऐसा मैप भी बना लेते हैं ना, है ना, समझने के हिसाब से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा मैप बना लो, आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा मैप बना लो, है ना। ऐसा तो बना ही सकते हो यार, अब ये मैप भी नहीं बन सकता आपसे तो क्या बनेगा, है ना? ये मैप तो बन ही सकता है। तो ऐसा बना लो मैप, ऐसा बना लो, जैसा भी बना पाओ, बस मैप बना लो, क्योंकि आपके नोट्स हैं और समझना आपको है ना। एक चीज और समझे, नोट्स में सिर्फ उतना ही लिखा जाता है जो हमको समझने में दिक्कत हो रही हो, है ना, वो चीजें नोट्स में लिखना है। अब भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, बच्चे वो भी नोट्स में लिख देते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, तो बच्चे वो भी नोट्स में लिख देते हैं। तो ये तो पता है ना क्यों नोट्स में लिखे। नोट्स उन चीजों के बनाए जाते हैं कि जो हमें याद रखने में दिक्कत होती हैं, जो चीजें, है ना। जैसे कि हम बोलते ना कि यार ये नोट कर ले तू भूल जाएगा, है ना। हम किसी को बोलते ना तू ये नोट कर ले तू भूल जाएगा, या
ध्यान रखना है ना। तो मतलब नोट्स भी, वो नोट्स में भी जनरली वो चीजें लिखी जाती हैं जो हम आगे भूल सकते हैं। अब जो हमें याद है, बचपन से याद है, उन चीजों को नोट्स में लिखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि नोट्स हमारे लिए हैं। नोट्स हम दूसरे के लिए नहीं बना रहे हैं ना, इस बात को आपको समझना होगा। तो नोट्स में आप जैसा भी मैप बनाओगे ना, वो आपकी समझ के लिए है ना। आपको ही समझना है। भले आप मध्य प्रदेश का मैप ऐसे बना लो, आप समझ पा रहे हो ना इसको कि कहाँ पर क्या है, बात खत्म, है ना। हाँ, जब एग्जाम में, पेपर में, कहीं मेंस वगैरह में बनाओ तो वहां जरूर इससे थोड़ा मिलता जुलता बनाना है। बाकी आपकी समझ के लिए आप कैसा भी बना लो। बीच बीच में थोड़ी बातें मैं बोलता रहता हूँ इसलिए, ताकि थोड़ा मैं आपको गाइड भी करता रहूं, कहीं आप भटक ना जाओ। चलिए, तो आप मध्य प्रदेश का मैप जो है वो अच्छे से बनाना सीख ले, है ना, ताकि आपको चीजों को पढ़ने में आसानी होगी। चलिए, अब देखो स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं ताम्रपाषाण काल, है ना। पूरा तांबा और पत्थर दोनों ही इस काल में यूज होता था। चलिए, करते हैं शुरुआत। तो देखो स्टूडेंट, ताम्रपाषाण काल की यदि हम हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, तो मध्य प्रदेश में 30 से भी अधिक ताम्रपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, है ना। जैसे पाषाण कालीन स्थल हमारे प्रदेश में मिले हैं ना कई सारे, सेम उसी प्रकार से 30 से भी ज्यादा ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो हैं हमें हमारे मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, है ना। हमारे मध्य प्रदेश में 30 से भी ज्यादा ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो है वो प्राप्त हुए हैं। अब देखो, सबसे मेन प्रश्न जो परीक्षा में बनेगा, परीक्षा में एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कितने ताम्रपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। आप सब जानते हैं, जब भी कोई चीज पहली बार मिलती है, जब भी कोई चीज पहली बार खोजी जाती है, जब भी कोई आविष्कार पहली बार होता है ना, जब भी कोई टीम पहली बार जीतती है, तो जनरली प्रश्न भी वहीं से बनता है। तो ताम्रपाषाण काल से भी परीक्षा में जो प्रश्न बन सकता है और जो बनना चाहिए, वो ये बनेगा कि भाई मध्य प्रदेश में सबसे पहला ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन सा था जो सबसे पहले खोजा गया। मतलब हमारे मध्य प्रदेश में जो हमें ताम्रपाषाण कालीन स्थल मिले, उन ताम्रपाषाण कालीन स्थलों में सबसे पहला ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, स्थल कौन सा है जिसकी खोज हुई, है ना, जिसे खोजा गया। प्रश्न परीक्षा में ये बनेगा। चलिए, तो हम सबसे पहले शुरुआत उसी से करते हैं। देखो स्टूडेंट, 21 जनवरी 1870, है ना, ये तारीख अगर याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं भी याद रख पाओ तो भी कोई बात नहीं, आप सन याद रख लेना। 1870 में बुड़वा गांगेरिया एक गांव है जो कि बालाघाट जिले में है। बुड़वा गांगेरिया गांव के कुछ ग्वालों को प्राचीन ताम्रपाषाण कालीन हथियारों का एक जखीरा प्राप्त हुआ था, है ना। जो ग्वाले थे, वो ग्वाले अपनी गायों को, भैंसों को चरा रहे थे, भेड़ों को, और वहीं पर जो बुड़वा गांगेरिया गांव है बालाघाट का, तो वहीं वो, उन गायों को चराते हुए पहाड़ पर उन्हें एक हथियारों का जखीरा जो जमीन के अंदर दबा हुआ था, उसके अवशेष जो है, वो जखीरा जो है प्राप्त हुआ था, है ना। जिसमें 424 तांबे के औजार तथा 102 चांदी के आभूषण थे, है ना। 424 जो थे वो तांबे के औजार थे, तथा 102 जो थे वो चांदी के आभूषण थे, है ना। तो ये आपको याद रखना है। एग्जामिनर अगर प्रश्न करेगा आपसे, तो एग्जामिनर आपसे पहला प्रश्न ये पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम ताम्र पाषाण कालीन स्थल कहाँ पर खोजा गया, या मध्य प्रदेश में सबसे पहले ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण कहाँ मिले। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्रमाण जो मिले हैं स्टूडेंट, वो कहाँ पर मिले हैं, तो वो मिले हैं बालाघाट जिले में। बालाघाट जिले का गांव है बुड़वा गांगेरिया, जहां 1870 में कुछ ग्वालों को यहाँ पर एक हथियारों का जखीरा मिला था, जहां पर बड़ी मात्रा में 424 तांबे के औजार तथा 102 चांदी के आभूषण थे। ये आंकड़ा भी याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ ये गांव याद रखना है और ये सन याद रखना है ना, बालाघाट जिला याद रखना है और ये सन याद रखना है। परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र था जहां पर ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां थी, जहां पर ताम्रपाषाण कालीन गांव थे, जहां पर ताम्रपाषाण कालीन लोग रह रहे थे, है ना। तो हमारे मध्य प्रदेश में, यदि हम हमारे मध्य प्रदेश की बात करें, तो हमारे मध्य प्रदेश में दो बड़े ऐसे क्षेत्र थे जहां पर बहुत सारे गांव आपस में मिले हुए थे, और उन बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक संस्कृति थी, क्योंकि उनके विशेष रीति रिवाज थे, उनकी विशेष सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक व्यवस्था थी।
उनकी विशेष आर्थिक व्यवस्था थी, उनकी विशेष राजनीतिक व्यवस्था थी, इसलिए हम उसको सभ्यता या संस्कृति बोलते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी दो संस्कृतियों का अस्तित्व रहा, या अब तक जितनी भी खोज हुई उन खोज में हमें ये मिला कि हमारे मध्य प्रदेश में दो प्राचीन ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां थी। मतलब ऐसे क्षेत्र थे, है ना, जिन क्षेत्रों में वो लोग रह रहे थे, कौन से, जो ताम्र पाषाण काल में रहते थे। ताम्र पाषाण काल कौन सा? वह काल जहां इंसान पत्थर और तांबा दोनों साथ साथ यूज करता था औजार और हथियार बनाने में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ऐसी दो संस्कृतियां मिली हैं। कहां कहां से मिली हैं? एक तो मिली है कायथा, है ना, इस संस्कृति का खोजा गया पहला स्थल था कायथा, जो कि उज्जैन जिले में है। तो पहली संस्कृति है कायथा। और दूसरी संस्कृति है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संस्कृति के अधिकांश जो क्षेत्र या अधिकांश जो इस संस्कृति का हिस्सा है वो वर्तमान मालवा वाला जो क्षेत्र है उसी में मिलता है ना, तो इसलिए इसको नाम दिया गया मालवा संस्कृति। ठीक है, तो ये दो प्रमुख संस्कृतियां, ताम्र पाषाण कालीन, ये दो प्रमुख संस्कृतियां हमारे मध्य प्रदेश में अस्तित्व में थी, है ना। जैसे हड़प्पा संस्कृति है ना, हड़प्पा संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, वैसे ही ये दो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां थी, है ना। ये छोटे छोटे क्षेत्र थे जहां पर ये संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन दोनों के जो सन है वो भी अलग अलग है ना। कायथा संस्कृति कुछ और, मतलब कायथा संस्कृति का जो कालखंड है वो कुछ और है, मालवा संस्कृति का जो कालखंड है वो कुछ और है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों? तो मैंने शुरू में ही कहा था ना, अलग अलग क्यों देखने को मिलते हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे विस्तार होता है वैसे वैसे अ, हम जो है तय करते हैं कि भाई कहाँ पर कब, अ, मतलब कहाँ पर कौन से कालखंड की और कौन सी संस्कृति रही, है ना। वो मैंने आपको शुरू में ही समझाया था। चलिए अब हम इन दोनों ही संस्कृतियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कायथा संस्कृति की, तो जो कायथा संस्कृति में जो वस्तुएं मिली, जो चीजें मिली, उन्हें देखकर ये पता चलता है कि यह संस्कृति 2400 ईसा पूर्व के आसपास, मतलब लगभग आज से 4500 साल पहले अस्तित्व में थी। आज से 4500 साल पहले यह कायथा संस्कृति अस्तित्व में थी, है ना। अब ये कायथा संस्कृति कहाँ थी? तो वर्तमान उज्जैन में जो चंबल एवं काली सिंध नदी है उसके मध्य में यह विस्तृत थी, है ना। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये उज्जैन है ना, यहाँ से एक नदी है काली सिंध और एक नदी जो यहाँ से निकली है चंबल। तो काली सिंध और चंबल का जो मध्य क्षेत्र है उस मध्य क्षेत्र में यह संस्कृति जो है विस्तृत थी। कौन सी संस्कृति स्टूडेंट? कायथा संस्कृति, है ना। अब आपको ये याद रखना है फैक्ट, यहाँ पर ये सन जरूरी नहीं है, परीक्षा में हो सकता है ये सन आपसे एग्जामिनर न पूछे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये नदी, है ना। कायथा संस्कृति कौन सी नदियों के मध्य या कौन सी नदियों के किनारे विस्तृत थी, ये प्रश्न परीक्षा में पूछेगा एग्जामिनर, पूछा जाने योग्य है। तो कायथा संस्कृति किन नदियों के मध्य या नदियों के किनारे विस्तृत थी? तो आपका उत्तर होगा चंबल एवं काली सिंध, है ना, ये आपको याद रखना है। मुख्यतः बात करें तो मुख्यतः काली सिंध, है ना, काली सिंध नदी इस संस्कृति की मुख्य नदी थी। चलिए, इस संस्कृति का प्रमुख केंद्र कायथा था, जो कि उज्जैन से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, और कायथा ही इस संस्कृति का खोजा गया पहला स्थल था, है ना। जो इतिहास की परिपाटी है वो ये कहती है कि जब भी किसी संस्कृति की खोज होती है और उस संस्कृति में जो पहला स्थल मिलता है, उस पहले स्थल के नाम पर ही उस संस्कृति का नामकरण किया जाता है ना। ये परिपाटी है, जरूरी नहीं कि इसको फॉलो किया जाए, है ना, लेकिन ये परिपाटी है। जैसे हड़प्पा संस्कृति को हम सिंधु संस्कृति भी बोलते हैं, हड़प्पा भी बोलते हैं, है ना। वो मैं आपको जब हड़प्पा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, है ना, उसके नामकरण के पीछे की कहानी, है ना। तो इस कायथा संस्कृति का जो पहला स्थल हमें मिला वो कायथा मिला, तो इसके नाम पर ही संस्कृति का नामकरण कर दिया गया कायथा संस्कृति। ठीक है, तो इसका जो संस्कृति का नाम है वो है कायथा संस्कृति, क्योंकि कायथा ही इसका पहला खोजा गया स्थल था। अब और भी जो स्थल इस संस्कृति के अंतर्गत मिले हैं कायथा के अतिरिक्त, तो वो है डांग वाला, आवरा, है ना। ऐसे कुछ प्रमुख स्थल हैं जो इस संस्कृति के अंतर्गत आते थे। अब इस संस्कृति की क्या विशेषता है, ये भी फैक्ट परीक्षा में पूछा जाने योग्य है कि कायथा संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो यहाँ से लाल लेप वाले मृदभांड प्राप्त हुए हैं जिन पर चॉकलेटी रंग से चित्र बने थे, है ना। देखो सुनिएगा, लाल कलर के मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जो
मिट्टी के जो मृदभांड हैं, है ना, वो मिले हैं कायथा से, जिनके ऊपर चॉकलेटी रंग से चित्र बने थे। जैसे हम वो पहले हमारे घरों में जो मटके यूज होते थे ना पानी के, है ना, जो रेड कलर के होते थे और उनके ऊपर ऐसे व्हाइट कलर से एक डिजाइन बनाई जाती थी, है ना, आपने देखा होगा, आज भी बहुत सारे घरों में होते हैं, है ना। तो कुछ उसी प्रकार के लाल लेप वाले मृदभांड मिले हैं जिनके ऊपर चॉकलेटी कलर से चित्र बने थे। और ये तत्कालीन समय की सबसे अमीर सभ्यता थी। मतलब 2450 ईसा पूर्व जितनी भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां भारत में अस्तित्व में थी ना, उन सारी ही ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में उस समय पर यह सबसे ज्यादा अमीर संस्कृति थी, है ना। मालवा तो शुरू से ही अमीर रहा है, उसका नाम ही मालवा इसीलिए है ना। मालव जो शब्द है वो देवी लक्ष्मी के लिए यूज होता है ना। और मालवा मतलब इस क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं, अ, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय जितने भी लोग रहते थे सभी धन धान्य से पूर्ण होते थे, इसलिए इस क्षेत्र को ही मालवा कहा जाता था, है ना। ये कायथा उज्जैन ये पूरा मालवा वाला ही क्षेत्र है ना। क्योंकि यहाँ पर खेती अच्छी होती है और पहले जो लोगों की जो सोर्स ऑफ इनकम था वो कृषि ही था। आज तो हम बिजनेस वगैरह बहुत सारी चीजें करके भी पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उस समय खेती ही इनकम का प्रमुख सोर्स हुआ करती थी। और मालवा वाले क्षेत्र में तो बहुत अच्छी खेती होती थी, क्योंकि यहाँ जलवायु भी अच्छी थी, वर्षा भी न ज्यादा होती थी न कम होती थी, है ना, मिट्टी भी अच्छी थी, तो यहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती थी, तो लोगों के पास बहुत पैसा था। तो उस समय की यह तत्कालीन समय की सबसे अमीर सभ्यता थी, कौन सी, कायथा संस्कृति। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं मालवा संस्कृति की, है ना। मालवा संस्कृति का भी एरिया वही रहा, लगभग लगभग जो कायथा वाला एरिया रहा था। लेकिन जो मालवा संस्कृति है इसकी उम्र है 1600 ईसा पूर्व के आसपास। मतलब ये संस्कृति कायथा से लगभग आठ लगभग 1000 साल बाद में अस्तित्व में आई, है ना। लगभग 1800 साल बाद में यह अस्तित्व में आई। कौन सी, अ, मालवा संस्कृति। कायथा संस्कृति जो है वो मालवा संस्कृति से पुरानी थी, है ना। और उसके बाद जो एक और संस्कृति जो हमारे इस क्षेत्र में विस्तृत थी, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, वह थी मालवा संस्कृति, है ना। यह संस्कृति मालवा क्षेत्र में नर्मदा व बेतवा नदी के मध्य विस्तृत थी, है ना। जो नर्मदा और बेतवा नदी के मध्य वाला एरिया है वहां पर यह विस्तृत थी। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख स्थल आते थे वह थे नावदा टोली, नागदा, एरण आदि, है ना। अभी मैं इन सारे स्थलों के बारे में भी आपको बताऊंगा। मालवा के क्षेत्र में विस्तृत होने के कारण इस संस्कृति की प्रमुख जो विशेषता थी वो थी कताई और बुनाई। क्योंकि आप सब जानते हैं मालवा क्षेत्र में कपास की खेती आज भी होती है और पहले भी बहुत होती थी, है ना। कपास, क्योंकि यहाँ कपास के लिए काली मिट्टी चाहिए, कपास के लिए जिस प्रकार की जलवायु चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध है, काली मिट्टी भी है, इसलिए इस क्षेत्र में कपास बड़ी मात्रा में होता है, पहले भी होता था। तो यहाँ इस संस्कृति के लोगों की जो विशेषता थी, मतलब जो वो प्रमुख काम करते थे वो कताई बुनाई का करते थे। और ये उस समय की सबसे ग्रामीण संस्कृति थी, है ना। क्योंकि कपास की खेती कर रहे तो अधिकतम लोग क्या खेती बाड़ी ही करते थे, है ना। तो ये उस समय की सबसे बड़ी ग्रामीण सभ्यता थी, है ना। सबसे अमीर थी कायथा और सबसे ग्रामीण थी मालवा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। छोटा सा हम एक इंट्रो ही ले रहे हैं इन संस्कृतियों का, है ना, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न कुछ इसी स्तर के होंगे, इसलिए मैं आपको ज्यादा डीपली लेकर जा नहीं रहा हूँ। जब हम मेंस के लिए मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ा और इन संस्कृतियों को डिटेल में पढ़ेंगे, संस्कृतियों के घरों की बनावटें देखेंगे, है ना। इस संस्कृति में किलेदार दीवारें थी, मतलब बहुत सारी और भी एक्स्ट्रा चीजें जो रिटर्न में आपसे पूछी जा सकती हैं, तो वो हम वहां पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें फैक्चुअल बातें करना है जो जनरली परीक्षा में आपसे, मतलब प्रीलिम्स में आपसे पूछी जाएगी, तो हमें सिर्फ उन्हीं फैक्ट तक अभी सीमित रखना है। हालांकि पढ़ाया तो इतना ही जाता है कि बस मालवा संस्कृति और एक कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में, मैंने थोड़ा और आपको डिटेल में बता दिया ताकि कभी एग्जामिनर थोड़ा और डीप में चला जाए तो हमारे पास डीपली क्वेश्चंस का भी जवाब रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति की बातें हुई। चलिए, अब हम कुछ इन संस्कृतियों के प्रमुख स्थलों की बात कर लेते हैं ना। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि इन स्थलों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए तो चर्चा करते हैं। पहला स्थल नागदा, जो कि उज्जैन जिले में चंबल के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज NR बैनर्जी ने की थी। यहां से क्या मिला था, देखो NR बैनर्जी ने खोजा था
ये याद रहे तो ठीक है, बस आप ये जरूर याद रखना कि नागदा जो है ये एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, क्योंकि ये फैक्ट परीक्षा में पूछा जा चुका है ना। ये जितने भी स्थल में बताऊंगा ना, बस इन स्थलों में ये याद रखिएगा आप कि ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। और जिस फैक्ट के बारे में मैं आपको कहूँ ना कि ये फैक्ट याद रखेगा, तो वो फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। बाकी फैक्ट भी याद रखना है, लेकिन वो तो जरूर याद रखना है ना। चलिए, क्योंकि उसके 100% चांस है परीक्षा में आने के। अब यहाँ से क्या मिला नागदा से, तो यहाँ से तांबे के सिक्के और चित्रित धूसर, लाल काले मृदभांड, तांबे पत्थर के औजारों का जखीरा आदि प्राप्त हुआ है। और ये कौन सी नदी के तट पर है नागदा, तो चंबल नदी के तट पर है, ये याद रखिएगा। चलिए, कायथा काली सिंध नदी के तट पर है, और ये पहली ताम्रपाषाणकालीन बस्ती है ना। मध्य प्रदेश की पहली ताम्रपाषाणकालीन बस्ती कौन सी है, कायथा। या फिर अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन ताम्रपाषाणकालीन शहर कौन सा है, तो वो कायथा है स्टूडेंट, याद रखेगा। क्योंकि मालवा संस्कृति से पुरानी संस्कृति है कायथा, और कायथा को सबसे पहले खोजा गया था इस संस्कृति में। तो मतलब कायथा जो है वो सबसे प्राचीन ताम्रपाषाणकालीन स्थल है ना। और सबसे पहले खोजा गया तो वो बालाघाट वाला है ना। वहां हालांकि हथियारों का जखीरा मिला था, मतलब ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण कहाँ मिले थे, वो मिले थे बालाघाट में, है ना। लेकिन सबसे प्राचीन जो था वो कौन सा था, कायथा, है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब कायथा की खोज किसने की थी, वीएस वाकड़कर ने। अब ये फैक्ट आपको याद रखना है ना। वीएस वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर, इन्होंने खोजा था किसे, कायथा को। कायथा का प्राचीन नाम कपिलतला था, जो कि वाराह मिहिर का जन्म स्थल रहा। वाराह मिहिर जो है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा वाराह मिहिर के बारे में मध्य प्रदेश के इतिहास में ही। तो जो वाराह मिहिर थे, उनका ये जन्म स्थल था, यहीं पर उनका जन्म हुआ था, कपिलथला में, अर्थात की कायथा में, है ना। अब ये फैक्ट भी आप याद रखेगा, है ना। वाराह मिहिर की जन्मस्थली कायथा। अब यहाँ से क्या मिला, तो यहाँ से कांसे की 29 चूड़ियां मिली है, और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, लाल काले मृदभांड मिले हैं, और विष्णु मूर्ति आदि यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कायथा कौन सा स्थल है, ताम्रपाषाण कालीन, नदी कौन सी है, काली सिंध, और खोजा किसने, वीएस वाकड़कर। ये तीन फैक्ट आपको रट लेना है, ये तीन फैक्ट आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आवरा की। आवरा कहाँ है, मंदसौर में, और ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, चंबल नदी के तट पर है ना। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। खोज किसने की, हरि विनायक त्रिवेदी। ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, शंख से बनी चूड़िया, और हाथी दांत से बनी मात्र देवी की मूर्ति मिली है, लाल काले मृदभांड तथा रोमन व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो आवरा से पूछा जा सकता है, रोमन व्यापार के साक्ष्य। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश के किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, तो आपका जो उत्तर होगा ना स्टूडेंट, वह होगा आवरा, है ना। ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब नावदा टोली की बात करें, तो सबसे पहला प्रश्न इसकी लोकेशन, नावदा टोली कहाँ है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। कहाँ है, खरगोन में। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। और कौन सा स्थल है नावदा टोली, तो ताम्रपाषाण कालीन। इसकी खोज किसने की, एच.डी. सांकलिया। ये नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अब नावदा से क्या मिला, तो चौकोर व आयताकार झोपड़ी नुमा मिट्टी के घर, है ना। ये झोपड़ी नुमा मिट्टी के घर ऐसे हुआ करते थे कि इनकी जो छत है ना, वो बिल्कुल जमीन को छूती थी, है ना। इनकी जो छत है ना, झोपड़ियां, ऐसी झोपड़ियां बनी रहती हैं, तो इन झोपड़ियों की जो छतें ऐसी त्रिभुज या आयताकार शेप में जो होती थी ना, तो वैसे जमीन को छूती थी। ये विशेषता थी इन घरों की। तो झोपड़ी नुमा मिट्टी के घर वृषभ पूजा के प्रमाण, है ना। वृषभ पूजा जो नंदिया की पूजा करते हैं ना, बेल पूजा, तो उसके प्रमाण मिले हैं। चावल, गेहूं व मटर की खेती के प्रमाण मिले हैं, तथा इकवर्डी नामक टीला प्राप्त हुआ है, ठीक है। हम इस इकवर्डी टीले के बारे में आगे और बात करेंगे। यहाँ से एक ऐसा बर्तन प्राप्त हुआ है जिसमें मात्र देवी की आकृति अंकित है, और इस देवी के दाहिनी ओर एक स्त्री तथा बाहीं ओर एक मगरमच्छ चित्रित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। एक मात्र देवी की आकृति मिली है, जिसके दाहिने ओर तो एक स्त्री है, और बाईं ओर जो है वो एक मगरमच्छ है ना। तो बताइएगा वो कौन सी देवी हो सकती है ना। जो मात्र देवी है, मगरमच्छ है, और आप सब जानते हैं जो नर्मदा है, नर्मदा का जो वाहन है, नर्मदा देवी का जो वाहन है, वो मगरमच्छ को ही बताया जाता है ना। तो संभवतः ये नर्मदा देवी की ही मूर्ति रही होगी, है ना। ये इतिहासकार बताते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से फैक्ट, यहाँ से खेती के प्रमाण मिले हैं। अब देखो स्टूडेंट, एक फैक्ट आप याद रखिएगा दिमाग में। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि मध्य प्रदेश की किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से सबसे ज्यादा
खेती के प्रमाण मिले हैं, या सबसे ज्यादा फसल बोने के प्रमाण मिले हैं, या अधिक मात्रा में फसलों के प्रमाण मिले, मतलब बहुत सारी फसलों के प्रमाण मिले हैं। मतलब जैसे आज हम फसल देखते तो बहुत सारी फसलें हैं ना, हम खेतों में मटर, गेहूं, चना, है ना, मूंगफली, सोयाबीन, बहुत सारी चीजें लगाते हैं। तो उसी टाइप से इस नावदा टोली से जो खेती के प्रमाण मिले ना, तो उसमें बहुत सारी वैरायटी की ये फसलें लगाते थे, है ना। तो ये याद रखना है आपको नावदा टोली के विषय में, कि नावदा टोली से खेती के प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन उस खेती में भी बहुत सारी वैरायटी होती थी, इस बात के भी प्रमाण मिले हैं। चलिए, और झोपड़ी नुमा मिट्टी के घर मिले हैं, ये 3 फैक्ट आपको याद रखना है। मातृ देवी के प्रमाण, झोपड़ी नुमा मिट्टी के घर के प्रमाण, और मटर, चावल, इनकी खेती के प्रमाण, मतलब बहुत सारी वैरायटी की फसलों की खेती के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? नावदा टोली से, है ना। तो ये 3 फैक्ट नावदा टोली से इंपॉर्टेंट है। डांग वाला, जिसे वीएस वाकड़कर ने खोजा था, यह शिप्रा नदी के तट पर है, और डांग वाला से पत्थर की विष्णु की मूर्ति मिली है ना। तो डांग वाला में सिर्फ आप ये याद रख लीजिएगा कि डांग वाला उज्जैन में है, और डांग वाला ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, बस आप ये याद रखिएगा। एरण, एरण कहाँ है? सागर में, है ना, बेतवा नदी के तट पर। सागर का ही पुराना नाम एरण था, आगे बताऊंगा। इस स्थल की खोज कृष्णदत्त वाजपेयी ने की, और इसका प्राचीन नाम एरीकेण था। यहाँ से ताम्र कुठार तथा सोने के गोल टुकड़े प्राप्त हुए। अब एरण से जो फैक्ट आपको याद रखना है, एक तो नदी, और दूसरा याद रखना है कि यहाँ से सोने के गोल टुकड़े प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश के किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से सोने के गोल टुकड़े प्राप्त हुए? आपका उत्तर होगा सागर या एरण। ठीक है। अब अन्य स्थलों की बात करें जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं, तो एक है इंद्रगढ़ जो कि मंदसौर में है, एक गंगा खेड़ी जो भोपाल में है, बरखेड़ा भोपाल में है, और खेड़ी नामा जो कि होशंगाबाद में है। तो ये वे अन्य ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में मिले हैं। कुछ स्थलों के बारे में तो मैंने आपको बताया, और ये कुछ अन्य 4 नाम और हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। कभी एग्जामिनर ऐसा प्रश्न पूछ ले आपसे, देखो एग्जामिनर कैसा प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। निम्न में से कौन सा स्थल ताम्रपाषाण कालीन स्थल नहीं है? नंबर 1 एरण, आवरा, डांगवाला, आदमगढ़। बताइए चारों में से कौन सा जो स्थल है वो ताम्रपाषाण कालीन नहीं है? तो हमने आदमगढ़ को पढ़ा था, आदमगढ़ कैसा स्थल था? पाषाण कालीन, है ना। आदमगढ़ ताम्रपाषाण कालीन स्थल नहीं है, आदमगढ़ इसका सही होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि निम्न में से कौन सा स्थल ताम्रपाषाण कालीन है? नंबर 1 हथनोरा, आदमगढ़, भीमबेटका, और चौथा ऑप्शन मान लो कि इनमें से कोई मिल गया इंद्रगढ़, है ना। तो कौन सा स्थल है? इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ पाषाण कालीन नहीं है, कौन सा है? ताम्रपाषाण कालीन। तो इस टाइप के प्रश्न जो है एग्जाम में हो सकते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है इस टाइप के प्रश्नों के लिए, है ना। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम बात करेंगे तांबे के बाद जो अगला काल आया, लोह काल। देखो मध्य प्रदेश में लोह काल से संबंधित कुछ विशेष प्रमाण नहीं मिलते हैं। कुछ उत्तरी मध्य प्रदेश में जरूर इस लोह काल से संबंधित कुछ मृदभांड मिले हैं, और उन मृदभांडों में भी ऐसा कहा जाता है ये लोह काल के नहीं है, मतलब उसमें भी बहुत सारा इतिहासकारों में विवाद है उन मृदभांडों की सही पहचान को लेकर। तो मतलब लोह काल के भी हमारे मध्य प्रदेश में कुछ विशेष प्रमाण जो है वो नहीं मिलते हैं। उसके बाद आता है कांस्य काल। जो हड़प्पा सभ्यता है ना स्टूडेंट, वो पूरी की पूरी इसी कांस्य काल की थी। लेकिन आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं है ना। हड़प्पा सभ्यता जो है वो मध्य प्रदेश में विस्तृत नहीं है ना। तो मतलब हड़प्पा सभ्यता के कोई भी प्रमाण प्रदेश में नहीं मिले। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का कोई भी प्रमाण हमारे मध्य प्रदेश में नहीं मिलता। हड़प्पा की पूरी खोज मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विस्तार है वर्तमान से बाहर ही है ना। तो ठीक है, ये भी हमें नहीं पढ़ना, है ना। अच्छा है नहीं मिला कि बुरा है ना, खुद सोचो। अच्छा हुआ कि नहीं मिला कि बुरा है ना। आप स्टूडेंट की नजरिए से देखोगे तो यूं सोचोगे चलो अच्छा है नहीं मिला, वरना मध्य प्रदेश में अगर हड़प्पा संस्कृति के कुछ प्रमाण मिल जाते और भी ज्यादा पढ़ना पड़ता इतिहास में। लेकिन बुरा इसलिए है यार, अगर हम मध्य प्रदेश में भी हड़प्पा के प्रमाण मिल जाते, हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, जो ऐतिहासिक तो विरासत है उसकी इतनी है ही है, लेकिन जो हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता से हमारे मध्य प्रदेश का भी जुड़ाव हो जाता है ना। जब भी हड़प्पा का नाम लिया जाता तो उसके साथ हमारा मध्य प्रदेश भी जुड़ा रहता है ना। तो एक ये खेद भी है, हो सकता है भविष्य में मिल जाए, क्योंकि खुदाई के काम ऐसा नहीं कि बंद हो गए हैं, आज भी रिसर्च चल ही रहे हैं। तो हो सकता है भविष्य में हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण इस और भी मिल जाए। तो हाँ, सिलेबस के लिए जरूर अच्छा हुआ कि हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मध्य प्रदेश में नहीं मिले, वरना सिलेबस और भी विशाल हो जाता। मध्य प्रदेश के इतिहास में आपको और भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे वैदिक युग की।
वैदिक काल की। जब आप भारत का इतिहास पढ़ोगे ना स्टूडेंट, तो भारत के इतिहास में आप वैदिक काल को बहुत डिटेल में पढ़ोगे। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के इतिहास के ही संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश का इतिहास है, और उसमें भी जो टॉपिक दिए गए हैं हमें उन्हीं टॉपिकों के सीमाओं में रहकर सिलेबस को पढ़ना है ना। और आपको सिलेबस में सब पता है कि क्या क्या टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत। पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, है ना, घटनाएं, प्रमुख राजवंश, है ना, तो कुछ इसी प्रकार की चीजों हमें मध्य इतिहास में पढ़ना है। बाकी तो इतिहास बहुत कुछ है, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की, है ना। तो आप पढ़ते जाओ, कभी खत्म नहीं होंगे पत्ते उसके, है ना। आप मतलब परीक्षा से पहले तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन आपको पढ़ना इतना है, वो एग्जामिनर ने अच्छे से क्लियर करके दिया। सिलेबस बताने का कारण ही यही है कि आप सब कुछ ना पढ़ लो, आप सब कुछ मत पढ़ो, आप ये पढ़ो, हम प्रश्न यहाँ से पूछेंगे, एग्जामिनर ने क्लियर बोल दिया, तो भाई आप फिर वही पढ़ो ना जो परीक्षक ने पूछा है। और परीक्षक क्लियर कह रहा है कि मैं यहाँ से प्रश्न करूंगा, है ना, तो हमें उन्हीं सीमाओं में रहकर चीजों को पढ़ना है। तो हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो वैदिक काल के बारे में आप भारत के इतिहास में सब कुछ पढ़ोगे, यहाँ हम मध्य प्रदेश के इतिहास के ही संदर्भ में बात करेंगे। चलिए, तो वैदिक काल के दो भाग रहे, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। मतलब ये दो भाग कोई ऐसे नहीं रहे कि कोई आकाशवाणी हुई कि भैया आज से अब उत्तर वैदिक काल शुरू हो गया या आज वैदिक काल खत्म हो गया, नहीं। हम वैदिक काल तो पूरा एक ही है, लेकिन उस वैदिक काल में धीरे धीरे क्या हुआ कि सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, है ना, इनमें बदलाव देखने को मिले। जैसे हम बात करें हमारे इंडिया के 100 सालों की, आज हम 2024 में हैं। 1924 से लेकर 2024 तक जो 100 सालों का पूरा भारत रहा, अब इसमें कितना बदलाव हुआ। 100 साल पहले जो स्कूल होते थे, उन स्कूलों में जो बच्चों की वेशभूषा होती थी और आज के बच्चों की वेशभूषा है, कितना अंतर है। 100 साल पहले जो रीति रिवाज होते थे, जो त्योहार होते थे, और आज के जो रीति रिवाज और त्योहार हैं उसमें कितना अंतर है ना। 100 साल पहले अगर हमारे जो बाप दादा रहे हैं उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि ये वैलेंटाइन डे क्या होता है, लेकिन अभी हाल ही में लोग कितने वैलेंटाइन डे ही कर रहे हैं। मतलब हम हमारी संस्कृति को भूल ही चुके हैं। हम जो वेस्टर्न कल्चर है उसको कितना हमने अपना लिया है ना, बस वैलेंटाइन डे और पता नहीं कौन कौन से डे महीने भर पहले से ही शुरू हो जाते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, है ना, पहले तो जानते भी नहीं थे वो क्या है, अंग्रेजों से लड़ रहे थे उस समय तो, है ना। और आज जो है हम उन अंग्रेजों के कल्चर को ही फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें मतलब समाज में भी बहुत सारी चीजें हमें बदलाव देखने को मिलता है। 1924 में भारत में कहीं ना देखा जाए तो राजा रजवाड़ों का शासन था, है ना, अंग्रेज जरूर थे लेकिन राजा रजवाड़े हम पर शासन कर रहे थे। आज भारत एक गणतंत्र है ना। भारत में कोई राजा का शासन नहीं है ना। यहाँ पर चुनाव होते हैं, हम खुद हमारे लिए हाँ, उस व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारे लिए सारे प्रबंध करेगा, है ना। तो आज भारत की स्थिति मतलब राजनीतिक स्थिति भी बदल गई, सामाजिक स्थिति भी बदल गई, आर्थिक स्थिति भी बदल गई, है ना। पहले इतने रोजगार और ऐसी चीजें थोड़ी ना होती थी, आज तो इतने कुछ ऑप्शन है ना कमाने के। उस समय तो बस खेती पशुपालन इन्हीं पर अधिकतम लोग निर्भर रहते थे, है ना। लेकिन आज तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे बहुत सारे रोजगार के नए नए अवसर बढ़े। कार मार्केट में आई, मोबाइल मार्केट में आए, तो अब उन मोबाइल को बनाने वाला, है ना, मोबाइल अगर मार्केट में सोचो, मोबाइल को बनाने वाले इंजीनियर, को बनाने वाले पार्ट्स बनाने वाले जो भी पूरी कंपनी है वो, साथ ही साथ मोबाइल खराब हो जाए तो ठीक करने वाला व्यक्ति, मोबाइल को रिचार्ज करने वाला व्यक्ति, मोबाइल के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाने वाला व्यक्ति, उसका कवर लगाने वाला व्यक्ति, कवर बनाने वाली कंपनी, है ना। तो सोचो मोबाइल ने कितने लोगों को रोजगार दे दिया, कितने नए नए उस मोबाइल ने रोजगार के अवसर पैदा किए, है ना। तो आ, मतलब मतलब जो आर्थिक जीवन है उसमें भी बदलाव हुए ना। अब आप ये मत बोल देना कभी घर वाले पूछे आपसे कि यार बहुत मोबाइल चलाते हो तुम, तो यूं मत बोल देना कि भाई मैं मोबाइल नहीं चला चला रहा हूँ, मैं लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। अगर मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा तो मोबाइल खराब नहीं होगा जल्दी, और मोबाइल खराब नहीं होगा तो बेचारे उन लोगों का क्या होगा जो मोबाइल को ठीक करने वाले हैं, है ना। मैं मोबाइल ठीक खराब करूंगा तभी तो वो ठीक कर, तभी तो उनको रोजगार मिलेगा। मैं मोबाइल ज़्यादा चलाऊंगा, इसका डेटा खत्म होगा तो मैं रिचार्ज करवाने जाऊंगा, तो उन लोगों को रोजगार मिलेगा जो रिचार्ज पर ही पूरा डिपेंडेड है। कंपनी को रोजगार मिलेगा, उन कंपनी के कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा। तो मैं भले का काम कर रहा हूँ मोबाइल चलाकर, है ना, ऐसा मत सोचने लग जाना। चलिए, तो कितना सारा बदलाव हो गया इन 100 सालों में।
है ना, बाकी भारत तो वही है। तो सेम उसी प्रकार से वैदिक काल तो वही रहा, लेकिन उस वैदिक काल के समाज में बहुत सारे बदलाव हुए। तो हमारे इतिहासकारों ने उन बदलावों को ध्यान में रखते हुए, हाँ, इस समय से इस काल में मतलब बदलाव मतलब बदलाव की शुरुआत हुई। तो उस आधार पर वैदिक काल को क्या किया, दो भागों में बांट दिया। एक को नाम दिया ऋग्वैदिक काल और एक को दिया उत्तर वैदिक काल। अंतर इस हिसाब से भी किया कि भाई ऋग्वैदिक काल वह काल जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है ना। ऋग्वेद में जिस काल के विषय में बात की गई है वो ऋग्वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल ऋग्वेद के बाद के जितने भी ग्रंथ हैं, है ना, कौन कौन से, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, है ना। तो ऋग्वेद के बाद जितने भी वेद या अन्य जितने भी वेदों से जुड़े ग्रंथ हैं, उन सबका जो काल है वह है उत्तर वैदिक काल, है ना। क्योंकि ऋग्वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियां उत्तर वैदिक काल से भिन्न थी, अलग थी, है ना। सारी नहीं, कुछ कुछ। चलिए, तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित साक्ष्य हमें हमारे मध्य प्रदेश में नहीं मिलते, क्योंकि इसका विस्तार मध्य प्रदेश की सीमाओं से बाहर था। हमारा मध्य प्रदेश कुछ यहाँ पर है। और जो ऋग्वैदिक काल था ना स्टूडेंट, वो सप्त सेंधु प्रदेश में था। मतलब जो वर्तमान पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, है ना, ये वाला जो ऊपरी एरिया है ना भारत का, बस यहाँ तक ही ऋग्वैदिक लोग रह रहे थे, है ना। ऋग्वैदिक काल में वो लोग भारत के उत्तर पश्चिम में ही रह रहे थे, है ना। अ, हमारे मध्य प्रदेश की सीमाओं तक उनका विस्तार नहीं था। तो ऋग्वैदिक काल हमें मध्य प्रदेश के इतिहास में पढ़ना ही नहीं। चलो ये आप बोलोगे, चलो ये और अच्छा हुआ, है ना, वरना और कुछ पढ़ना पड़ता। हमें मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या पढ़ना है, उत्तर वैदिक काल को, है ना। हम किसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, उत्तर वैदिक काल। चलिए, तो हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन मध्य प्रदेश की। अब इनका कालखंड क्या रहा, वैदिक काल का क्या कालखंड रहा, उत्तर वैदिक काल का क्या कालखंड रहा। तो आप भारत के इतिहास में वैसे पढ़ने ही वाले हो सब कुछ, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको वो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप वहां पर जब पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से देखोगे ना भारत के इतिहास में, तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगी। अभी हम सिर्फ मध्य प्रदेश के इतिहास की बात कर रहे हैं। तो आप इस उत्तर वैदिक काल को पढ़ो, इस उत्तर वैदिक काल के बारे में आप सब कुछ भारत के इतिहास में पढ़ोगे। चलिए, तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानकारियां जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में मिलती हैं, वो मिलती हैं रामायण से, महाभारत से, पुराणों से, अनुश्रुतियों से तथा ब्राह्मण ग्रंथों से, है ना। हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हैं, जो यूनिट 1 है हमारी उसमें। चलिए, तो जो अनुश्रुतियां, ब्राह्मण ग्रंथ आदि रहे हैं, उनमें हमें प्रमाण मिले हैं। अब जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ये कहता है कि जो वर्तमान मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, उस एरिया के बारे में उल्लेख करता है कि यहाँ जंगलों में एक जनजाति निवास करती थी, जिस जनजाति का नाम है निषाद जनजाति। जो वर्तमान हमारे मध्य प्रदेश में जो भिल जनजाति है ना, वो भिल जनजाति एक प्रकार से निषाद जनजाति, निषाद जो है एक प्रकार से उन भिलों के ही पूर्वज रहे हैं, या निषाद जनजाति ही वर्तमान भिल जनजाति है ना। मतलब निषाद जनजाति ही का ही रूप है। निषाद जनजाति से ही निकली हुई जनजाति है भिल जनजाति, है ना। तो आप वर्तमान भिल जनजाति से इसे समझे। तो निषाद जनजाति जो है वो निवास करती थी कहाँ पर, मध्य प्रदेश के जंगलों में, ये कहता है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। तो आपको पहला फैक्ट ये याद रखना है कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार मध्य प्रदेश के जंगलों में निषाद जनजाति निवास करती थी। एग्जामिनर ये प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो मैक्स मुलर के अनुसार आर्य 1000 ईसा पूर्व मध्य प्रदेश में आए, है ना। आज से लगभग 3000 साल पहले जो आर्य थे, है ना, जिन्होंने वैदिक सभ्यता बसाई, भारत के इतिहास में आप पढ़ोगे तो वो मध्य प्रदेश में आए, है ना। मध्य प्रदेश में पहले आर्य नहीं थे ऋग्वैदिक काल में, वो उत्तर वैदिक काल में आए, लगभग आज से 1000 ईसा पूर्व। अब पुराण कहते हैं कि राजा मनु हुए, राजा मनु के 10 पुत्र और एक पुत्री थी। अब उन 10 पुत्रों में से एक पुत्र थे जिनका नाम था कारुष। अब इस कारुष ने बघेलखंड में कारुष वंश की स्थापना की थी। ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। ये जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश, इस मध्य प्रदेश की यदि हम वर्तमान भौगोलिक स्वरूप की बात करें तो कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप है। अब यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का लगभग 7% ये बघेलखंड है ना। कुछ बघेलखंड का हिस्सा
जो है वो छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन हमें तो मध्य प्रदेश के वर्तमान भौगोलिक स्वरूप की ही बात करना है, इतिहास में भी, है ना। तो ये जो बघेलखंड है, इस बघेलखंड में मनु के पुत्र कारुष ने एक वंश को स्थापित किया था, जिस वंश का नाम था कारुष वंश। तो कभी एग्जामिनर आपसे प्रश्न करे कि कारुष वंश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में विस्तृत था, तो बघेलखंड वाले क्षेत्र में विस्तृत था, है ना। ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने अयोध्या को राजधानी बनाकर इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की, है ना। ये वही इक्ष्वाकु वंश है जिसमें भगवान राम, भगवान ऋषभ देव, है ना, भगवान भरत जो है ना, इस प्रकार से बहुत सारे बहुत सारे जो अवतारी पुरुष रहे हैं वो इसमें पैदा हुए हैं, इसमें इक्ष्वाकु वंश में, है ना। तो मनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु, उन इक्ष्वाकु ने अयोध्या को राजधानी बनाकर अयोध्या में अ, अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की। अब इसी इक्ष्वाकु के पुत्र थे दंडक, और इन्हीं दंडक के नाम पर दंडकारण्य वन का नाम पड़ा, है ना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर, है ना, एक वन है जिसका नाम है दंडकारण्य वन। कहा जाता है कि प्राचीन समय में अ, यहाँ पर जो था बड़ा घना जंगल हुआ करता था, आज भी है घना जंगल, लेकिन उस समय तो इतना घना जंगल हुआ करता था, है ना, कि राक्षस वगैरह यहाँ पर विचरण करते रहते थे, मनुष्य को पकड़ पकड़ कर खा जाते थे, है ना। रामायण में आपने देखा होगा ना, जिसमें बताया जाता है कि दंडकारण्य वन जो है राक्षस विचरित करते हैं यहाँ पर। रात्रि में तो कोई इंसान जा ही नहीं सकता, ऋषि महात्माओं को पकड़ कर खा जाते थे, है ना। तो फिर राम आए थे यहाँ पर, और यहाँ यहीं पर ही उन्होंने राक्षसों का संहार किया था। और ऐसा कहा जाता है कि देवी सीता का जो हरण किया था रावण ने, वो भी इसी दंडकारण्य वन से किया था, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर है ना। और इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के नाम पर इसका नाम पड़ा। इक्ष्वाकु के एक और पुत्र थे यूनाश्व। इन यूनाश्व का एक पुत्र था जिसका नाम था मनधाता। कुछ याद आया आपको मनधाता से? और इस मनधाता ने मनधाता नगर की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में हम ओमकारेश्वर नाम से जानते हैं, है ना। मनधाता ने मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक शहर बसाया था जिसका नाम था मनधाता नगर, है ना। जो मनधाता नगर वर्तमान में जाना जाता है ओमकारेश्वर के नाम से, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग है ना, जिसके नाम पर इसका नाम ओमकारेश्वर है, जिसका प्राचीन नाम था अ, मनधाता, है ना, मनधाता नगर। तो इक्ष्वाकु वंश के शासक मनधाता ने इस नगर को बसाया था। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि ओमकारेश्वर किसने बसाया था, तो मनधाता ने। मनधाता इक्ष्वाकु वंश का था, ठीक है, जिसने मनधाता नगर की स्थापना, वर्तमान ओमकारेश्वर की स्थापना की थी। और मनधाता ने यही ओमकारेश्वर में 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये भी प्रमाण मिलता है पुराणों में, है ना। इतिहास में ये भी प्रमाण मिलता है कि मनधाता ने 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे यही ओमकारेश्वर में। ये ओमकारेश्वर का ही शासक था। चलिए, नेक्स्ट हम फैक्ट्स की बात करें तो इस मनधाता का विवाह हुआ था एलवंशी राजकुमारी बिंदुमती से, है ना। बिंदुमती इसकी पत्नी थी मनधाता की। और मनधाता से एक पुत्र हुआ जिसका नाम, सॉरी, मनधाता के 3 पुत्र हुए, एक पुरुकुत्स, एक अम्बरीश और एक मुचुकुंद, है ना। नाम सुनिएगा, पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद। अब ये जो मुचुकुंद है, इन मुचुकुंद के बारे में आपको याद रखना है। चलिए, तो पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद 3 पुत्र, एक पुत्री हुई जिसका नाम था कावेरी। मनधाता पुत्र पुरुकुत्स का विवाह नागवंशी कन्या रेवा से हुआ। मनधाता के पुत्र मुचुकुंद ने नर्मदा नदी के तट पर परियात्र प्रदेश में ऋक्ष पर्वत के समीप एक दुर्ग का निर्माण करवाया, है ना। ये लोकेशन कुछ यहाँ मनधाता में, तो ये मनधाता राजा था, और मनधाता के जस्ट यहाँ पास में, है ना, ऋक्ष पर्वत के समीप एक दुर्ग बनाया, है ना। किसने बनाया ये दुर्ग? मुचुकुंद ने, है ना। मुचुकुंद जो कि मनधाता का पुत्र था, इस मुचुकुंद ने यहाँ मनधाता नगर के पास में, है ना, एक दुर्ग बनाया। अब क्या हुआ कि जो हेहई वंशी राजा था महिष्मंत, उस महिष्मंत ने क्या किया, मुचुकुंद से युद्ध किया, क्योंकि मुचुकुंद ने जो दुर्ग बनाया था वो बहुत आलीशान, बहुत शानदार था। तो हेहई वंशी शासक की नजर उस पर पड़ी महिष्मंत की, और महिष्मंत ने आकर मुचुकुंद को युद्ध में हराकर उस किले पर अपना कब्जा कर लिया, उस दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। अब महिष्मंत ने, हेहई वंश के राजा महिष्मंत ने जिस दुर्ग को जीता उसका नाम पड़ा महिष्मती, जो वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है ना। यहाँ पर ओमकारेश्वर के ही पास में स्थित है महेश्वर, है ना। महेश्वर जो कि
मुचुकुंद ने बनाया था यहाँ पर किला, है ना। मुचुकुंद ने यहाँ किला दुर्ग बनाया था, जिसे हेहई वंश के राजा महिष्मंत ने छीन लिया, युद्ध में हरा कर किसको, मुचुकुंद को। और मुचुकुंद द्वारा बनाए उस दुर्ग को महिष्मंत ने छीनकर प्राप्त किया युद्ध में मुचुकुंद को हराकर। और महिष्मंत द्वारा छीना गया वह दुर्ग महिष्मंत महिष्मती के नाम से फेमस हुआ। और वह महिष्मती आगे चलकर वर्तमान में महेश्वर नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अब जो राजा मुचुकुंद है, इस राजा मुचुकुंद की गुफाएं मुरैना में स्थित है ना। राजा मुचुकुंद की गुफाएं मुरैना में है। आपने अगर कृष्ण लीला देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो जरासंध होता है ना, उस समय आपने सॉरी जरासंध नहीं, जो भगवान कृष्ण होते हैं तो एक गुफा में जाकर एक व्यक्ति को उठा देते हैं। उस व्यक्ति को ऐसा श्राप होता है कि उठकर जिसको भी देखेगा तो वो सीधा भस्म हो जाएगा, है ना। तो वो इसी मुचुकुंद के विषय में कहा जाता है कि मुचुकुंद जो है ये गुफा में सोया था और कृष्ण आकर फिर इन्हें उठाते हैं। इस टाइप की पूरी कहानी है। चलिए, तो महिष्मति के पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन हुए, और कार्तवीर्य अर्जुन ने महिष्मति को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। देखो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। महिष्मंत ने दुर्ग छीना मुचुकुंद से, और महिष्मंत का पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन हुआ और उसने उस दुर्ग को क्या बनाया, हेहई वंश की राजधानी। तो हेहई वंश की राजधानी महेश्वर को किसने बनाया, कार्तवीर्य अर्जुन ने, है ना। तो कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी कौन सी थी, महेश्वर। ये फैक्ट कई बार परीक्षा में आ चुका है कि कार्तवीर्य अर्जुन जिसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है, तो सहस्त्रबाहु या कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी कौन सी थी, आपका उत्तर होगा महिष्मति या महेश्वर। ये फैक्ट कई बार मध्य प्रदेश के इतिहास में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये फैक्ट जो है स्टूडेंट कई बार आ चुका है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, कुछ फैक्ट्स जो है वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ से जो है आपसे पूछ लिए जाए, है ना। कुछ महत्वपूर्ण है ना, मतलब यहाँ से पूछे जाने योग्य है। ठीक है, तो थोड़ा हम उस पर डिस्कस करते हैं। अब ये जो महिष्मंत है, ये जो महिष्मंत सॉरी कार्तवीर्य अर्जुन है, कार्तवीर्य अर्जुन का एक बार विवाद हो गया था किससे, वो विवाद हो गया था स्टूडेंट, वो विवाद हो गया था किससे, तो वो विवाद हो गया था जो परशुराम है ना, परशुराम का नाम आपने सुना होगा। तो परशुराम के जो पिता थे जगदग्नि, जगदग्नि से विवाद का कारण था सुरभि नामक गाय, है ना। ऋषि जगदग्नि के पास एक गाय थी जिसका नाम था सुरभि, जो कि कामधेनु थी। कामधेनु अर्थात उससे जो कुछ भी मांगा जाए वो गाय जो है उसे प्रदान कर देती थी। एक बार कार्तवीर्य अर्जुन ऋषि जगदग्नि के आश्रम गए, तो ऋषि जगदग्नि के आश्रम जाकर जब कार्तवीर्य अर्जुन ने उस गाय को देखा, है ना, तो बड़े खुश हुए और उन्होंने ऋषि से आग्रह किया कि ये गाय मुझे दे दी जाए। पर ऋषि ने मना कर दिया, क्योंकि ऋषि जानते थे कि अगर ये गाय इस राजा को मिल गई, है ना, तो राजा जो है इसका गलत यूज करेगा, है ना, अपने फायदे के लिए गलत प्रकार से इसका यूज करेगा। तो ऋषि जगदग्नि ने मना कर दिया। अब राजा को आ गया गुस्सा कि यार मैं इतना प्रतापी शासक, नाम मेरा सहस्त्र बाहु, सहस्त्र भुजाएं मेरी, और एक ऋषि ने मुझे मना कर दिया गाय देने के लिए। तो कार्तवीर्य अर्जुन का उस सुरभि गाय के लिए ऋषि जगदग्नि के साथ जो था स्टूडेंट, युद्ध हुआ, है ना। ऋषि जगदग्नि के साथ मतलब झड़प हुई, जिस झड़प का पता चला परशुराम को। परशुराम पहुंचे कार्तवीर्य अर्जुन के पास, और परशुराम ने अपने फरसे से कार्तवीर्य अर्जुन को मार डाला, कार्तवीर्य अर्जुन के साथ युद्ध कर। आपने रामायण देखी तो उसमें जब भगवान राम धनुष तोड़ते हैं तब परशुराम आते हैं और आकर बोलते हैं ये वही परसा है जिसने सहस्त्र बाहु की सहस्त्र भुजाओं को काटा था। तो परशुराम और कार्तवीर्य अर्जुन, जिनका नाम सहस्त्र बाहु था, है ना, इनका युद्ध हुआ था, जिसमें परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन को मार डाला। ये वही कार्तवीर्य अर्जुन है जिसने रावण को कीड़ा समझकर पकड़ लिया था। आपने अगर रावण और अंगद संवाद अगर देखा हो रामायण में, तो वहां पर अंगद रावण को कहता है कि तुम कौन से रावण हो, मैंने तो एक रावण वो भी सुना है, एक उस रावण के बारे में भी सुना है जिसे सहस्त्रबाहु ने कीड़ा समझकर पकड़ लिया था। ऐसा कहा जाता है कि सहस्त्रबाहु जब नदी में नहा रहा था, बड़ा विशाल इसका शरीर था, सहस्त्र भुजाएं थी इसके नदी में, वह जब नदी में ये स्नान कर रहा था, इसके नदी में उतर जाने के कारण नर्मदा का प्रवाह रुक गया था, नर्मदा मंद मंद बहने लगी। रावण जब अपने पुष्पक विमान से
जा रहा था तो रावण ने, बड़ा शिव भक्त था, तो रावण ने सोचा सुबह का समय ही, नदी भी मंद मंद है, अच्छी खासी रेत भी है, तो क्यों ना मैं यहीं पर नहाकर रेती का शिवलिंग बनाकर जो भी सुबह का सुबह की जो भी पाठ पाठ पूजा है उसमें कर लेता हूँ। तो रावण जैसे ही नहाने के लिए नदी में उतरा, नदी में जैसे ही रावण नहाने के लिए उतरा, सेम उसी समय सहस्त्रबाहु नदी में से नहाकर उठा। अब नहाकर उठा तो जितना भी पानी रुका हुआ था नदी का, वो सारा एकदम से नदी में आगे की ओर बढ़ा और रावण जो था उस पानी के साथ बह गया। रावण को आया गुस्सा, ये दुस्साहस किसने किया, क्योंकि रावण है भैया, अहंकार तो उसमें कितना था, है ना। तो रावण जैसे ही आया सहस्त्रबाहु के पास और सहस्त्रबाहु से मतलब युद्ध करने के लिए इस टाइप से, तो सहस्त्रबाहु ने उसको पकड़ लिया था कीड़ा समझकर। फिर कहा जाता है कि जो रावण ये जो दादा थे पुलत्स्य ऋषि, फिर उन्होंने आकर उनको रावण को छुड़वाया था, है ना। तो ये वही कार्तवीर्य अर्जुन है जो हमारे महेश्वर के शासक थे, है ना, जिनका रावण के साथ भी युद्ध हुआ था। तो कार्तवीर्य अर्जुन अर्थात सहस्त्रबाहु, जिसे परशुराम ने मार डाला। अब ये बात पता चल, मतलब अब इस युद्ध में पिता की मृत्यु हो गई, मतलब कार्तवीर्य अर्जुन जो था, इस कार्तवीर्य अर्जुन का जो पुत्र था, है ना, उस पुत्र का नाम था जयध्वज। अब जयध्वज अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ऋषि जगदग्नि की हत्या कर देता है ना। ऋषि जगदग्नि जो कि पुत्र थे किसके, सॉरी, ऋषि जगदग्नि जो कि पिता थे किसके, परशुराम के। तो जयध्वज जो कि पुत्र था कार्तवीर्य अर्जुन का, तो ये जयध्वज जो है ऋषि जगदग्नि का क्या करता है, वध कर देता है। और फिर परशुराम को जब ये बात पता चलती है, क्योंकि परशुराम ने जो हत्या की थी उस हत्या का प्रायश्चित करने के लिए परशुराम पर्वतों में पहाड़ों में चले गए थे तब तपस्या करने। लेकिन जैसे ही पता चला कि जयध्वज ने जगदग्नि ऋषि जगदग्नि का वध कर दिया, परशुराम वापस आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इतना त्राहिमाम मचा देते हैं कि ये जो पूरा एरिया है ना स्टूडेंट, जहां पर ये हेहय वंश के शासक राज कर रहे थे, है ना, ये जो पूरा एरिया है जहां पर हेहय वंश के राजा राज कर रहे थे, तो ये पूरा क्षेत्र खाली करके भाग गए। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में एक भी क्षत्रिय नहीं बचा था, एक भी क्षत्रिय को परशुराम ने यहाँ पर नहीं छोड़ा था, है ना। जयध्वज के जो उत्तराधिकारी हुए उन सबको मार डाला, है ना, और कुछ उत्तराधिकारी बचे जयध्वज के, तो वो भी इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में भाग गए। अब इसी जयध्वज का पुत्र था तालजंग, तालजंग भी मारा गया। तालजंग के 5 पुत्र थे, उन 5 पुत्रों में एक पुत्र था जिस पुत्र का नाम था अवंती, है ना। मैं क्यों ये कहानी सुना रहा हूं, क्योंकि हमारे लिए ये अवंती इंपॉर्टेंट है। उस पुत्र का नाम था अवंती, है ना। अवंती किसका पुत्र था स्टूडेंट, तो अवंती पुत्र था तालजंग का। तालजंग किसका पुत्र था, जयध्वज का। जयध्वज किसका पुत्र था, कार्तवीर्य अर्जुन का, है ना। तो कार्तवीर्य अर्जुन का ही वंशज था, इसका नाम था अवंती, है ना। यहाँ महेश्वर में इनका शासन था, है ना। अब महेश्वर में तो मैंने क्या कहा कि परशुराम ने पूरा एरिया ही खाली करवा दिया, है ना। परशुराम का जन्म स्थल भी इसी क्षेत्र में है ना, जाना पाओ भी कहाँ है, महेश्वर के पास में ही है जाना पाओ भी, ठीक है। तो ये जो पूरा क्षेत्र था, है ना, यहाँ ये पूरा क्षेत्र क्षत्रियों से विहीन हो गया और कार्तवीर्य अर्जुन का जो वंशज था अवंती, वो अवंती महेश्वर छोड़कर यहाँ उज्जैन आ गया, है ना। ये जो उज्जैन है, यहाँ उज्जैन में आकर रहने लगा। अब उज्जैन में आकर रहने लगा और उसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाकर इस क्षेत्र में शासन करना शुरू कर दिया, और उसी अवंती के नाम से इस उज्जैन वाले पूरे क्षेत्र का नाम अवंती साम्राज्य पड़ा, है ना। अवंती नाम पर ही का जो नाम है वो पड़ा अवंती साम्राज्य, मतलब उसने अवंती साम्राज्य की स्थापना की, कहां पर, यहाँ उज्जैन वाले क्षेत्र में। फिर परशुराम का जब यहाँ पर जो परशुराम का जो डर था वो पूरा समाप्त हुआ जब परशुराम चले गए महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने, तो फिर इस अवंती साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया गया महेश्वर को। तो अवंती साम्राज्य की 2 राजधानियां हो गई, एक तो हो गई उज्जैन और दूसरी हो गई महेश्वर। और अवंती साम्राज्य की स्थापना की थी हेहय वंशी शासक अवंती ने, और अवंती जो था ये कार्तवीर्य अर्जुन का वंशज था, तालजंग का पुत्र था, जयध्वज का पोता था, है ना। और इसी के नाम पर, इसी के समय पर यहाँ पर अवंती साम्राज्य की स्थापना हुई। ये वही अवंती साम्राज्य जो 16 महाजनपदों में काउंट होता है। आपने 16 महाजनपद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इतिहास में आप पढ़ोगे, है ना। तो उन 16 महाजनपदों में एक अवंती महाजनपद भी था। तो वो जो अवंती साम्राज्य वाला क्षेत्र था ना, पूरा जो अवंती था, वो अवंती, इसी अवंती के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अवंती साम्राज्य पड़ा। अवंतिका अलग है,
अवंती अलग है और अवंती अलग है। मैं आपको बताऊंगा जब अवंती साम्राज्य शुरू करूंगा, है ना, अवंती साम्राज्य जब शुरू करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अवंती अवंती अवंतिका इन शब्दों में क्या अंतर है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो हम अब नेक्स्ट क्लास में जो शुरू करेंगे वो अवंती साम्राज्य पढ़ेंगे। अवंती साम्राज्य पढ़ेंगे अर्थात कि हम महाजनपद काल पढ़ेंगे, क्योंकि अवंती साम्राज्य जब अस्तित्व में आया या अवंती साम्राज्य वाला जो काल था, है ना, उसके बाद महाजनपद काल ही आता है, जब भारत जो है पूरा 16 बड़े बड़े राज्यों में विभाजित था, 16 बड़े बड़े महाजनपदों में विभाजित था। उन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद हमारे मध्य प्रदेश में थे, एक अवंती और एक चेदी महाजनपद। और अब हम अगली क्लास में इन महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अवंती महाजनपद की, और ये अवंती साम्राज्य कैसे अस्तित्व में आया वो भी मैंने आपको पूरी कहानी समझाई। वैदिक काल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के लिए वो मैंने आपको बताया, क्योंकि यूं तो बहुत सारे फैक्ट हैं, है ना, यूं तो अ, अ, इतने सारे फैक्ट हैं कि पूरा हम ग्रंथ लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश में वैदिक काल से रिलेटेड इतने प्रमाण मिले हैं, लेकिन परीक्षा उपयोगी जो फैक्ट हैं वो हमने डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट क्लास में महाजनपद काल को डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश में महाजनपद काल को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। क्लास पहली क्लास हो चुकी इसकी, आज यह दूसरी क्लास थी, तो जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी वो देख ले, और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप तक पहुंच जाएगी। नोट्स के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहाँ प्रीलिम्स का कोर्स है, उसमें वीडियोस भी हैं, नोट्स भी हैं, और आगे वहाँ पर आपके टेस्ट भी होंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम अगली क्लास में।